नमस्ते दोस्तों, मैं विजय ठक्कर और आप सबका स्वागत करता हूं हमारे एक नए मंथली एनालिसिस के वीडियो में। अभी आज जनरली संडे को हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं, बट जब भी एक मंथ कंप्लीट होता है और नया मंथ शुरू होता है तो हम लोग एक मंथली एनालिसिस करते हैं, बिकॉज ये हम लोगों को करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पर्सनली ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये प्रैक्टिस आप अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में रखो, ये हैबिट रखो आप। तो चलो, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट मंथ में कौन से सेक्टर ने अच्छा आउट परफॉर्म किया, आने वाले मंथ में कौन से सेक्टर पे हमें ध्यान देना चाहिए। आज मैं आप लोगों के साथ 5-6 ऐसे अच्छे स्टॉक शेयर करने वाला हूं जिसने मंथली बेसिस पे बहुत ही एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है और वो अभी एक अच्छे मोमेंटम में है जिसके ऊपर आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और इन द लास्ट वो सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे और अदर फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो हम लोग जाते हैं हमारे प्रॉपर एनालिसिस के ऊपर। अब देखो, लास्ट वीक है ना, मार्केट एक तरीके से अच्छा था और मैं आप लोगों को और एक चीज यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे हम लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि मार्केट थोड़ा अच्छा होने वाला होता है। अगर आप लोगों को याद होगा तो लास्ट वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक चीज बोली थी, जो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया था कि जो निफ्टी है ना, वो कंटिन्यूसली यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास कंसोलिडेट कर रहा था। और आप देखो ये वीक में वो निफ्टी ने कंसोलिडेशन को भी ब्रेक कर दिया, तो दिस इज गुड। कंसोलिडेशन है ना, हमेशा ब्रेकआउट के पहले और ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी चीज मानी जाती है, वो चीज आप जरूर ध्यान में रखना। तो अभी देखो, अगर आप निफ्टी को देखोगे, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मंथली टाइम फ्रेम में तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो मेजर हमारा रेजिस्टेंस है वो मार्च मंथ के कैंडल का हाई है, विच वॉज दिस 24,989, और जो मेजर सपोर्ट है वो मैंने आप लोगों को बोला था मार्च मंथ के कैंडल का लो ही है। अगर हम वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो, मार्केट को ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और अगर हम क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो ये भी है और मार्केट अभी उसके पास आने वाला है। तो अभी नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर हम बोले तो डेट इज 24,600 और एक छोटा सा रेजिस्टेंस था यहाँ पे 24,100 के आसपास, जो मैं आप लोगों को बोल रहा था कि लास्ट 2 हफ्ते से मार्केट उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा था। ये वीक में ब्रेक हो गया है, तो ये एक अच्छी बात है। मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये जो वीक था, लास्ट वीक का लो है, दिस दैट इज 23,784। उसके नीचे हम लोग डायरेक्ट 23,000 लेवल देख सकते हैं। मोर और लेस पर्सनली मुझे मार्केट थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है। और अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे, बैंक निफ्टी का ये वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है, तो कंपेयर टू निफ्टी बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है। निफ्टी जो है वो रेजिस्टेंस के नीचे कंसोलिडेट कर रहा था, बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस के ऊपर कंसोलिडेट कर रहा है। और बैंक निफ्टी में ऑलरेडी एक अच्छा मूव हुआ था जून महीने के फर्स्ट वीक में, तो थोड़ा अभी प्राइस करेक्शन हो रहा है यहाँ पे, बट ओवरऑल मार्केट अभी मुझे अच्छा स्ट्रेंथ में लग रहा है। अभी देखो, जनरली आप अगर मंथली एनालिसिस करते हो ना, तो आप लोगों को सारे सेक्टर्स के चार्ट भी देख लेने चाहिए वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के अंदर, और सारे इंडेक्स के भी चार्ट देख लेने चाहिए। तो उससे आप लोगों को आइडिया आएगा कि अगर स्टॉक मार्केट में अभी अच्छी स्ट्रेंथ है तो सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ कौन से सेक्टर और इंडेक्स में है, तो वो हम लोग जरूर देखेंगे। बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं कि कल हमारे यूट्यूब चैनल पे मैंने एक मास्टर्स इन वन का पॉडकास्ट का नया एपिसोड आप लोगों के लिए लाइव किया था और उसके अंदर हमारे गेस्ट थे रविंद्र जी। रविंद्र जी ने हम लोगों को ये बताया है, बेसिकली वो एक कॉरपोरेट काम करते थे, एम्प्लॉय थे, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर थे, उनका बैकग्राउंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रिलेटेड था। तो उन्होंने अभी रिटायरमेंट ले लिया, अपना जो कॉर्पस है वो उन्होंने जमा कर लिया, 7-8 करोड़ उनका कुछ कॉर्पस अभी हो गया है। तो कल कल जो पॉडकास्ट हम लोग ने लाइव किया है उसके अंदर उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने कैसे अपने कॉर्पस को क्रिएट किया और कैसे अपनी रिटायरमेंट जल्दी ले ली, अभी वो कैसे फाइनेंशियली फ्री हुए हैं और वो कैसे ऑप्शंस को यूज करते हैं अपनी रेगुलर इनकम को जनरेट करने के लिए। और उन्होंने एक ईटीएफ की भी स्ट्रैटेजी बताई कि कैसे वो ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने वो पॉडकास्ट नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप जाके जरूर देख लेना। अभी देखो, लास्ट मंथ में जो सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर थे, मैं उसका आप लोगों को एक बार चार्ट दिखा देता हूं। तो सबसे पहला जो सेक्टर है वो मुझे सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग लगा है वो है निफ्टी फार्मा इंडेक्स। अभी आप फार्मा इंडेक्स का ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट देखो। लास्ट वेडनेसडे ही मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था
जिसमें मैंने कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट के बारे में आप लोगों के साथ मेरा ऑब्जर्वेशन और मेरा जो मिस्टेक था जो मैं हमेशा करता था वो शेयर किया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसकी भी लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगा, आप जाके जरूर देख लेना। तो वो वीडियो देखने के बाद है ना आप लोगों को ये वाले ब्रेकआउट का एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो बेसिकली फार्मा इंडेक्स का जो फ्रेश ब्रेकआउट या जो सबसे पहला ब्रेकआउट है वो यहाँ पे हुआ था, एंड दैट इज इन 2023। और उसके बाद फार्मा इंडेक्स ने एक अच्छी रैली ली थी, और अभी देखो यहाँ पे एक छोटे से कंसोलिडेशन में फार्मा इंडेक्स आ गया था। छोटा सा कंसोलिडेशन इसे नहीं बोला जा सकता, बट कंपेयर टू जो फ्रेश ब्रेकआउट है उसके कंपैरिजन में अक्टूबर 2024 में हाई बना था, अभी रिसेंटली 3 महीने पहले ब्रेकआउट हुआ। तो देखो ये भी एक इंडिकेशन है कि मार्केट अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं किया है, बट ये इंडेक्स ने ब्रेक कर दिया था 3 महीने पहले ही। तो इट्स अ क्लियर विनर कि ये इंडेक्स स्ट्रांग है। तो आप देखो ये इंडेक्स अभी स्ट्रांग है, पहला इंडेक्स ये है। दूसरा इंडेक्स जो मुझे आपको दिखाना है वो है निफ्टी हेल्थ केयर इंडेक्स। अब हेल्थ केयर इंडेक्स भी देखो सेम चीज है, पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन किया, फिर ब्रेकआउट रैली, फिर वापस कंसोलिडेशन किया, अभी ब्रेकआउट हुआ है। और ये भी बात सेम है कि ये भी 3 महीने पहले कर चुका है। ये दो सेक्टर पे आपका ध्यान रहना चाहिए। उसके अलावा जो दूसरा सेक्टर है जो इंडेक्स है, आप यहाँ पे देखो दैट इज मिड कैप 150 इंडेक्स। अब ये अगेन मैं आप लोगों को क्यों बोल रहा हूं, आप ये चीज को समझो। अभी तक निफ्टी ने अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं किया है, बट निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक कर रहा है। इसका मतलब ये इंडेक्स में स्ट्रेंथ है। और एक जो इंडेक्स है जिसके ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए वो है निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। इसने भी देखो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे दे दिया है। ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट अभी तक इसने नहीं दिया है, बट ये इंडेक्स भी स्ट्रांग है। उसके बाद आप माइक्रो कैप इंडेक्स को भी देख सकते हो। और हाँ, ये इंडेक्स जो है मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, तो ये सेक्टर्स पे मेरा ध्यान रहेगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मंथली वाला वीडियो बना रहे तो आप लोगों के साथ सेक्टर के बारे में भी डिटेल शेयर कर देना चाहिए। अभी अगर हम लोग FIS की बात करें ना, तो आप यहाँ पे देखो लास्ट वीक में मोर और लेस FIS ने जो है पूरा सेलिंग ही किया है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इनके ज्यादातर नंबर सेलिंग ही वाले थे, सिर्फ लास्ट डे में FIS ने बाइंग किया है। बट जैसे कि ये अपना मंथली वाला वीडियो है, तो आप अगर यहाँ पे देखोगे लास्ट मंथ में FIS की जो सेलिंग है ना, अगर हम कंपेयर टू प्रीवियस इतने सारे मंथ की बात करें, ऑलमोस्ट आप समझो कि एक साल में सबसे लोएस्ट नंबर है FIS की सेलिंग का, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। अगर FIS की सेलिंग नहीं आती है तो थोड़ा मार्केट में स्ट्रेंथ रहता है, बिकॉज DIS तो बाय कर ही रहे हैं, और ये दोनों प्लेयर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मार्केट में सप्लाई और डिमांड के लिए। अगर FIS की बाइंग आ जाएगी तो फिर और ही अच्छी बात है, उसमें हम लोग को और अच्छा फायदा होगा। अगर सेक्टर की बात करें तो लास्ट वीक में देखो अंडर परफॉर्मेंस में PSU बैंक, मिड एंड स्मॉल कैप IT टेलीकॉम, एनर्जी, EV, बैंक और ये सारे सेक्टर ने अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें लास्ट वीक में, रियलिटी, इंटरनेट, मिड स्मॉल कैप, हेल्थ केयर, फार्मा, हेल्थ केयर, कोर हाउसिंग, इन्होंने किया है। अगर हम मंथ की बात करें तो रियलिटी, टूरिज्म, इंटरनेट, प्राइवेट बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, कंजम्पशन, हेल्थ केयर, ये सारे सेक्टर है। अगर लास्ट मंथ में खराब की बात करें तो मेटल, IT, कमोडिटी, CPSE, ये सारे सेक्टर ने खराब परफॉर्म किया है। तो देखो एक वीक में अच्छा परफॉर्मेंस आने का मतलब ये नहीं है कि वो सेक्टर अगले वीक में भी अच्छा परफॉर्म करेगा। बट आप लोगों को एक चीज समझना चाहिए, अगर ये वीक में जैसे ये रियलिटी सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, ऑलमोस्ट 8% लास्ट वीक चला है, तो थोड़ा बहुत नेक्स्ट वीक में वो कूल डाउन कर सकता है। बट अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आप लोगों का रियलिटी स्टॉक्स में ध्यान देना चाहिए, बिकॉज वो एक आध हफ्ता कूल डाउन करने के बाद वापस से अपनी रैली कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये थे हमारे सेक्टर FIS की बात। अभी देखो अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो वो 100 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स घट के ऑलमोस्ट 11.80 हो गया है। ब्रेंट क्रूड जो है वो भी गिर के ऑलमोस्ट $71.93 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अभी देखो ब्रेंट क्रूड के बारे में मैंने आप लोगों को 2-3 हफ्ते पहले ही बताया था। 86 का जो एक इम्पॉर्टेंट लो था वो ब्रेक कर दिया है और वापस से अभी नॉर्मल लेवल पे आ गया है। तो ब्रेंट क्रूड हो गया, और जो ऐसी चीज़ है ना जो ग्लोबल लेवल पे बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ज़्यादा टाइम तक ऊपर नहीं रह सकती है, बिकॉज उसके वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट आ जाता है।
अभी यूएसडी आईएनआर अगर देखेंगे तो 95.20 के आसपास है, और ये सारी चीज़ें अभी फिलहाल नॉर्मल है। तो देखो, हम लोग ने एक तरीके से बात कर लिया कि लास्ट वीक और लास्ट मंथ में कौन से सेक्टर और जो दूसरे फैक्टर्स है उसके ऊपर हम लोगों को क्या हमारा एनालिसिस बनता है। और अभी हम लोग बात करेंगे स्टॉक्स के ऊपर। अभी स्टॉक का एनालिसिस करने से पहले आप लोगों को एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि यहाँ पे मैं जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूँ कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं एज अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, मेरा ये काम है कि आप लोगों को अच्छी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, आप लोगों को दिखाऊं और आप लोगों को बताऊं कि आप कैसे लॉन्ग टर्म चार्ट्स को देख के भी अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो आप उस तरीके से उसे देखना, और उसमें मैं कुछ एग्जांपल दिखाता हूं, तो कोई भी रिकमेंडेशन मत समझना, आप अपनी एनालिसिस करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछना, उसी के बाद कुछ एक्शन लेना। तो देखो, अभी आज के लिस्ट में है ना मेरे पास बहुत सारे स्टॉक है, पर मैं आप लोगों को सारे स्टॉक्स का एनालिसिस नहीं दिखाऊंगा, कुछ ही स्टॉक्स का करके दिखाऊंगा और बाकी के आप कर लेना, मैं नाम आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। तो देखो, सबसे पहला जो स्टॉक है ना वो है लुपिन। और लुपिन मेरी वॉच लिस्ट में मैंने क्यों रखा है मंथली के बेसिस पे, उसका एक इंपॉर्टेंट रीजन है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। लुपिन का जो सबसे बड़ा एक रेजिस्टेंस था दैट वाज इन 2015 और 2015 में ही था, और वो था 2100 का। अब देखो, जो मेरी मल्टी ईयर ब्रेकआउट वाली स्ट्रैटेजी है ना उसके बेसिस पे लुपिन ने ब्रेकआउट किया था अगस्त 2024 में, मतलब ऑलमोस्ट 11 महीने पहले ही इसने ब्रेकआउट कर दिया था। बट आप यहाँ पे देखो, ये ब्रेकआउट भी बहुत अच्छा था, सारी चीज़ें अच्छी थी, पर ये ब्रेकआउट फेल हो गया था। तो क्या मेरी मेथड खराब है? नहीं। जनरली आपको, मुझे ना बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर हम फेल्ड ब्रेकआउट को कैसे रिकॉग्नाइज करें या फेल्ड ब्रेकआउट को हम कैसे पहचान सकते हैं। तो मैं आप लोगों को सच में बताता हूँ, क्या फेल्ड ब्रेकआउट को कभी भी नहीं पता लगा सकते फेल्ड होने से पहले, बिकॉज आपको आपकी मेथड को ही फॉलो करना है, और स्टॉप लॉस होता है तो इट्स पार्ट ऑफ अ बिजनेस। तो देखो यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ था अगस्त 2024 में, उसके बाद ये स्टॉक ने ब्रेकआउट के बाद थोड़ा कंटिन्यू किया भी था और उसने हाई मारा था 2403 का। उसके बाद ये स्टॉक ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि ये फेल हो गया और इसने अपना स्टॉप लॉस हिट कर दिया। और जनरली ऐसे स्टॉक को है ना मैं अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखता हूँ, क्योंकि वापस से जब ये अपना ब्रेकआउट के बाद वाला रेजिस्टेंस का हाई ब्रेक करते हैं ना, वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप अभी देखो, ये स्टॉक ने अभी वापस से वो रेजिस्टेंस ब्रेक किया है, तो ये स्टॉक हमारी टॉप प्रायोरिटी में होना चाहिए। और इसकी अपसाइड पॉसिबल जो है वो कैलकुलेट करने के लिए हमको इसका रेंज कैलकुलेशन करना चाहिए और ब्रेकआउट के बाद लगा देना चाहिए। तो आप अगर इसको लगा देते हो तो आप देख सकते हो कि इसका जो अपसाइड पॉसिबल नेक्स्ट लेवल है वो 3760 का है। इवन आप यहाँ पे आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी लगा सकते हो अपसाइड नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल को मार्क करने के लिए। ये जैसे एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट की कैटेगरी में आता है। और अगर आपको मल्टी ईयर ब्रेकआउट क्या होता है, उसके अंदर स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए और ये सारी चीज़ें सीखनी है, तो मैंने एक प्रॉपर मल्टी ईयर ब्रेकआउट पे एक कोर्स बनाया है। अगर आप लोगों को वो सीखना है तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वैसे आप अगर मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करते हो तो आपने सारी चीज़ें यहाँ पे सीखी हुई है, पर यहाँ पे है ना सारी चीज़ें अलग अलग वीडियो में स्प्रेड है। कभी मैंने कुछ बोला है, कभी मैंने कुछ बोला है। वहाँ पे क्या है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर वे में आप लोगों को मेथड समझ में आ जाएगी। तो अगर आपको वो देखना है तो उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको देख सकते हो। अभी जो आज का हमारा दूसरा स्टॉक है, ये बेसिकली एक रिवर्सल ब्रेकआउट कैटेगरी में आता है। इसका नाम है डिलीवरी लिमिटेड। अब आपको अगर याद होगा तो मैंने एक दो वीक पहले एक वीडियो बनाया था वेडनेसडे वाला, उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया भी था इसके ऑब्जर्वेशन के बारे में। और देखो अभी वो यहाँ पे हो भी रहा है। इसके आईपीओ के बाद ये स्टॉक ने 700 का हाई मारा था। उसके बाद ये स्टॉक कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा था। पर अगर आप देखोगे ना, फरवरी 2024 से ये स्टॉक कंटिन्यूसली एक कंसोलिडेशन जोन में था और यहाँ पे थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन करने के बाद इसने अभी रिसेंटली एक अच्छा ब्रेकआउट किया है। तो ये स्टॉक अपनी वॉच लिस्ट में होना चाहिए। इसमें नेक्स्ट रेजिस्टेंस 600 का है, फिर 700 का है। और अगर ये वापस से अपना फॉर एग्जांपल 420 लेवल या फिर ये स्विंग लो ब्रेक कर देगा तो ये स्टॉक खराब हो जाएगा। ये चीज़ आप ध्यान में रखना। उसके बाद जो दूसरा स्टॉक है आप यहाँ पे देख सकते हो, दैट इज जाइडस वेलनेस।
जाइडस वेलनेस में भी देखो सेम चीजें हैं। ये स्टॉक ने भी यहाँ पे एक बार ब्रेकआउट किया था, फिर फेल हो गया, फिर वापस यहाँ पे ब्रेकआउट किया था, फेल हो गया। बट अभी वापस से ये स्टॉक ने अपने फेल्ड ब्रेकआउट के रेजिस्टेंस को ब्रेक किया है। तो ये स्टॉक भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। और आप एक चीज समझो, जाइडस हो गया, लुपिन हो गया, ये तो एक तरीके से फार्मा सेक्टर रिलेटेड ही स्टॉक है, और डिलीवरी एक अलग स्टॉक हो गया। अभी जो हमारा तीसरा स्टॉक है, आई मीन चौथा स्टॉक है ना, उसका नाम है LTF। अब आप ये स्टॉक देखो, अगर आपको याद होगा ना, तो ये स्टॉक मैंने आप लोगों के साथ जून महीने में 2025 में शेयर किया था, और आई थिंक ये तभी के मंथली वाले वीडियो में था, जुलाई वाले। और जस्ट इमेजिन वापस से ये जुलाई वाले वीडियो में है, जुलाई 2026 वाले वीडियो में। तभी ये यहाँ पे एक फ्रेश ब्रेकआउट कर रहा था, मल्टी ईयर ब्रेकआउट, और उसके बाद ये स्टॉक में एक अच्छी रैली आई, और फिर ये स्टॉक ने अपना एक टॉप बनाया जनवरी 2026 में। उसके बाद ये थोड़ा करेक्ट हुआ, और वापस से अभी ये स्टॉक ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं दिया है, बट अभी वापस से ये स्टॉक एक अच्छे ब्रेकआउट लेवल पे है, विच इज 330। तो अगर ये यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा तो ये भी एक अच्छा कैटेगरी होगा, मतलब ये भी एक अच्छा कैंडिडेट होगा हमारी वॉच लिस्ट में रखने के लिए। और मैंने जो आपको पहला एग्जांपल बताया वो था मल्टी ईयर ब्रेकआउट कंसीडर करने के लिए, दूसरा एग्जांपल रिवर्सल ब्रेकआउट, ये जो है वो है कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट। और एक मैं आपको कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट का एग्जांपल दिखा देता हूँ, दिस इज ऑरो फार्मा। अब ऑरो फार्मा का आप चार्ट देखो, इसका जो एक ब्रेकआउट है वो हुआ था जनवरी 2024 में, तो ये एक कंटिन्यूएशन ब्रेकआउट का है, वापस से यहाँ पे कर रहा है। और एक ये है फिनिक्स मील्स करके। अब देखो ये एग्जाम्पल में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है समझना, इसका जो मल्टी ईयर ब्रेकआउट है वो यहाँ पे हुआ था, विच इज़ 2017। उसके बाद ये थोड़ा स्टॉक वापस से नीचे गिरा था, और ये कोविड का ही टाइम था, और इसने वापस से अपना ब्रेक किया था यहाँ पे रेजिस्टेंस। उसके बाद तो खैर ये स्टॉक ने बहुत अच्छी रैली ली, बट अभी ये स्टॉक वापस से अपना जो ऑल टाइम हाई है, विच इज़ 2069, अभी ये स्टॉक ने भी LTF के जैसे ब्रेकआउट नहीं किया है, आप अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। तो ये वापस से 2069 लेवल को ब्रेक करने आ रहा है, तो ये भी एक अच्छा कैंडिडेट है, और वो जुलाई 2024 का हाई था, मतलब ये 2 साल का ब्रेकआउट है, इसीलिए मैं इसको कंटिन्यूएशन का एक पार्ट बोल रहा हूँ। और रियल एस्टेट सेक्टर भी अच्छा अभी एक ट्रेंडिंग में है, अच्छा मोमेंटम में है, तो आप इसको अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। उसके अलावा आप ये सारे स्टॉक्स को भी चेक कर सकते हो, इसका होमवर्क मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ। तो ये मेरी वॉच लिस्ट है जुलाई मंथ के लिए, और मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को स्टॉक के साथ उसका ब्रेकआउट टाइप क्या है, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, वो समझाने की कोशिश करूं। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। वैसे अगर आप हमारी सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट सर्विस के बारे में जानना चाहते हो तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां पे जाके उसको चेकआउट कर सकते हो। और जो हमारा पॉडकास्ट है वो अगर आपको देखना है, जो कल हमने हमारे यूट्यूब चैनल पे लाइव किया है, तो उसको भी जाके देख सकते हो। उसके अंदर है ना, उन्होंने पूरे डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात किया है कि कैसे वो डेटा को एनालिसिस करके अपना फ्यूचर ट्रेड प्लान करते हैं, और कैसे ऑप्शन से जनरली वो रेगुलर इनकम जनरेट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो कल के पॉडकास्ट में। आज के वीडियो में मैंने आप लोगों को पूरा मंथली वॉच लिस्ट के बारे में बता दिया। अब ये वॉच लिस्ट में कुछ स्टॉक्स नए ऐड भी हो गए और निकलेंगे भी, तो वो सारी चीज़ें अगर आप लोगों को रेगुलरली देखनी है तो आप हमारा वेडनेसडे वाले वीडियो को भी ट्रैक किया करो। उसमें हम लोग आप लोगों को स्विंग ट्रेडिंग वाले स्टॉक्स के बारे में बताते रहते हैं कंटिन्यूसली में, और वो जनरली हमारा वीडियो हर वेडनेसडे सुबह 8 बजे आता है। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, उससे आप लोगों को हमारे चैनल के नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो बस ये था हमारा आज का ये वीडियो। आई होप आप लोगों को हमारा ये वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिए, मुझे अच्छा लगता है आप लाइक करते हो तो। और जो भी आपके मन में है वो कमेंट्स में बताइए, मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के। और आपकी वॉच लिस्ट कौन सी है मई मंथ की, वो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका जुलाई मंथ की, और आपका स्टार ऑफ द मंथ स्टॉक कौन सा है, स्टार ऑफ द वीक या स्टार ऑफ द मंथ स्टॉक कौन सा है, वो कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं भी देखता हूं कि आपकी वॉच लिस्ट में कौन सा स्टॉक है और आप कौन से स्टॉक को ट्रैक कर रहे हो। तो चलिए मैं मिलता हूं आप लोगों को ऐसे ही कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।